चलो बच्चों, ज्वाइन हो जाओ फटाफट। हो गए सारे? चलो, लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास, ठीक है। आज देखने जाने वाले हैं हम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ठीक है। और मोल कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास से, वन बाय वन लेते हैं, फिर बाद में मॉलिक्यूलर मास, फिर मोलर मास, और चलते हैं बाद में मोल कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, तो अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज it is defined as a number which indicates, क्या है एटॉमिक मास? यानी a number which indicates how many times heavier is an average atom of that element as compared with 1/12th part of mass of C12 एटम, ठीक है। अब ये कितना होता है ये पूछा है। तो एटॉमिक मास यानी कि क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स कि कितना होगा, 1/C12। अब देखो, इट इज इम्पॉसिबल मान सकते हैं हम, क्योंकि एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका मास काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो हमें किसी न किसी के साथ कंपेयर करना है। तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? C12 आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक नंबर मिलेगा जो C12 आइसोटोप्स के कंपैरिजन में कितना हेवियर है या कितना लाइटर है, वो बताएगा। उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास कितना होगा वो बताएगा, ठीक है। तो हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट लेंगे हम, पहले हम क्या कर रहे थे, 3 आइसोटोप्स लेते हैं। कार्बन का C12 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन का 16 O16 और हाइड्रोजन का H1, ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास निकाल रहे उस एलिमेंट का वन एटम का मास,
ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम, कि वो कार्बन एटम के कंपैरिजन में कितना हेवियर है या कितना लाइटर है, ये बताएगा उस पर्टिकुलर एटम का मास कितना होगा। ठीक है, या हम इसे ऐसे ले सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ O16 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि उस एक पर्टिकुलर एटम का मास विथ कंपैरिजन विथ ऑक्सीजन O16 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, या हम इसे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बोल सकते हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है C12, यानी कि अगर हम मान ले कि कार्बन का मास निकालना है हमें, ठीक है, तो कार्बन का मास, कार्बन के एलिमेंट का मास, तो एक एटम का मास कितना होगा, कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 12th पार्ट ऑफ कार्बन पूछा है आपको। या जो देखो एक सिंपल तरीका है, आप बोलोगे सर कार्बन ले लिया, आपने भी कार्बन ले लिया, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सल्फर ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मास कितना है, 16 एटॉमिक नंबर है, कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ C 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन, यानी कि 1/12 इंटू C12 आइसोटोप्स बोला है, यानी कि 12 कैंसल, तो सल्फर का मास कितना आ गया 32 मास ऑफ सल्फर। समझ में आ गया ना करना क्या है। ठीक है, अगर आप ले रहे हो सपोज मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको, ठीक है, तो मास ऑफ एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना है, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 8। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 16 डिवाइडेड बाय 1/12th पार्ट इंटू C12 आइसोटोप्स, 12 कैंसिल हो गए, तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 16। समझ में आ गया ना कि करना क्या है, जो भी कंपैरिजन में ले लो 1/12 इंटू C12 आइसोटोप से 12 तो कैंसिल होने वाला है, 1/16 इंटू O16 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 16 कैंसिल होने वाला है। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो सेम आएगा। तो ये क्या हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास एक एटम का काउंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम किसी के साथ कंपैरिजन करके बताएंगे कि ये उसके कंपैरिजन में कितना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, चलो नोट करो फटाफट। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास। अब देखते हैं कि किस यूनिट में मेजर किया जाता है। सेकेंड, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या है,
जो हम आज के तारीख में पढ़ते हैं मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये मॉडर्न यूनिट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है कि C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे, इसलिए हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, द मॉडर्न यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, the modern unit of atomic mass is 1/12 of the mass of C12 एटम। यानी कि C12 एटम में कितने कार्बन के एटम होंगे, ये उस एक एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट है क्योंकि कैलकुलेट किया जा चुका है, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 AMU कितना होता है। 1 AMU यानी कि वैल्यू क्या आएगी, देखो अब तक हम बोल रहे हैं 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। याद रखना है 1/12 पार्ट ले लें, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स। C12 आइसोटोप्स में C12 आइसोटोप्स कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम, ठीक है। C12 आइसोटोप्स कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। और ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है कि 12 ग्राम जो कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन में Na इतने एटम होंगे। कितने एटम होंगे, Na की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 कितना होगा, ये 10⁻23। अब ये 12 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/6.023 इंटू 10⁻23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.667 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा -24 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU की वैल्यू आ गई इतनी, ये वैल्यू होती है 1 प्रोटॉन के बराबर। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ये 1 न्यूट्रॉन के बराबर। इसलिए हम एटॉमिक मास काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर देते हैं कि कितने होंगे उस पर्टिकुलर एटम में, वो बताएगा कि उस एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है। या और एक मेथड है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। अब ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ठीक है, ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। द रियल और एक्चुअल बोल सकते हैं, द रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, द रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 1 atom of carbon, 1 atom of carbon is, एक कार्बन एटम की रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, 1.9924 इंटू 10⁻24 ग्राम इतनी होगी, सॉरी 23 ग्राम इतनी होगी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक कार्बन के एटम की वैल्यू होगी इतनी, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की कितनी होगी वो देखते हैं, 1
AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय C12 है ना, C12 है तो क्या हो जाएगा 12 ग्राम है। तो जब हमें सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे, तो अब ये क्या हो गया 1.667 इंटू 10⁻⁻24 इज referred as 1 एटॉमिक मास यूनिट, और हम इसे ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। समझ में आ गया कि नहीं कि कर क्या रहे हैं? हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हमें एटॉमिक मास निकालना है एलिमेंट का, तो आखिरी में फार्मूला लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU, मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया ना। फिर अब एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होगा देख लो। नेक्स्ट देखो, एक्चुअल एटॉमिक मास ग्राम में कितना होगा, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास जो है AMU वाला, एटॉमिक मास इन AMU इंटू ये वैल्यू 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में एक एलिमेंट का मास इतना होगा। बड़ा इजी है, एक एलिमेंट का मास इतना होगा, सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम मिल जाएगा। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास हो गया। अब देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में लिख सकते हो GAM। अब देखो एक ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम और एटॉमिक मास है, तो ये क्या होता है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बड़ा सिंपल है, क्या है एटॉमिक मास मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। एटॉमिक मास जो आ रहा है वो हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया उस पर्टिकुलर एटम का ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम ले ले फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले ले फॉर एग्जांपल, यहां पे हम एटम लेते हैं, यहां पे लेते हैं एटॉमिक मास और यहां पे लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब बताते चलो, बताया करो। अगर हम ले ले नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यूनिट भी लिखना है 1 U, AMU लिख सकते हो या U लिख सकते हैं, U यानी कि यूनिफाइड यूनिट, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, दोनों चीजें सेम है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। सेकेंड, अगर आप कार्बन ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, कार्बन के लिए हो जाएगा 12
U, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 12 ग्राम। अगर आप ऑक्सीजन के लिए ले रहे हो तो ये हो जाएगा 16U, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम। अगर आप एल्यूमिनियम के लिए ले रहे हो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर? 13। तो डबल प्लस 1 ऑड नंबर है, तो कितना हो जाएगा? 26 और 1 27। तो कितना ग्राम होगा? 27 ग्राम। ठीक है। अगर आप गोल्ड का ले रहे हो, गोल्ड के लिए क्या होता है? ऑरम, ये होता है 179U, ये हो जाएगा 179 ग्राम। यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, जो एटॉमिक मास है वो अगर हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो नोट करने हैं, फटाफट नोट कर लो। ग्राम एटॉमिक मास के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमें आगे जाके काम में आने वाले 4-5 फार्मूले। नंबर 1, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या मैं इसे बोल सकते हैं मोल एटम, मोल एटम। इसे और देते हैं क्योंकि ये ले लेंगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में होंगे Na एटम। Na एटम यानी कि कितना होता है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, इतने होंगे 1 ग्राम में। ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। ये 1 ग्राम की जगह पे हम 1 ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं। ठीक है। 2 हो गए। थर्ड, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट, थर्ड लेते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, 1 ग्राम में कितना मास होगा एलिमेंट का? ठीक है। ये होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम यानी कि मोल होता है, इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ये कैसे आ रहा है हम एक एक 1 बाय 1 देखते चलेंगे आगे, सिर्फ फॉर्मूले नोट कर लो। 4, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। 1 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम होंगे? Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फिफ्थ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। एक एटम का मास कैसे निकालना है? ठीक है। अगर आप ग्राम में निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्राम में निकाल रहे हो तो एक एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। ठीक है। मास ऑफ एटम या ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, उस पर्टिकुलर एटम का मास होगा, एक एटम का मास होगा ग्राम में। ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में कितना होगा? इन ग्राम।
मास ऑफ एटम, या आप बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ये नहीं, अवोगाड्रो नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो ए ग्राम में कितना होगा एक एटम का मास वो आ जाएगा। जो अभी अभी सॉल्व किया था हमने C12 यानी या 1 ले लो, जो भी ले लो, उस पर्टिकुलर एक एटम का उतने ग्राम हो गए। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। हाइड्रोजन ले रहे तो 1 ग्राम हो जाएगा, कार्बन ले रहे तो 12 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन ले रहे तो 16 ग्राम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल एटम। ग्राम एटम, देखो वर्ड ग्राम एटम या एटम इन ग्राम, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखो जब आपको ग्राम एटम दिया होगा तो ये हो जाएगा हमेशा 1 मोल। ठीक है, ये होता है मास ऑफ एटम इन ग्राम, यानी ये 1 मोल के बराबर नहीं है कि वो 1 ग्राम में कितने एटम है वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? 1 ग्राम में कितने एटम है वो पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि 1 मोल में कितने एटम है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब हो गया एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, एक्चुअल एटॉमिक मास हो गया, मास ऑफ एलिमेंट हो गया। अब देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो एवरेज एटॉमिक मास के किसी भी कोई भी चीज ले लो, एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल, टोटल ना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितनी चीजें थी और कितने नंबर थे, ये निकालते हैं। तो अब यहां पे एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? द एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एटम का, ठीक है, द मास ऑफ एन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एनी एलिमेंट इज, किसी भी एलिमेंट का मास क्या होगा? इज द एवरेज मास ऑफ, द एवरेज मास ऑफ all isotopes, average mass of all isotopes present in given sample। ठीक है, अब समझ में नहीं आया सर कहना क्या चाहते हो, ये लगता है ना सर कहना क्या चाहते हो। देखो क्या कहना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट का आज जो मास ले रहे हो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट है। आज जो हम लेते ना कार्बन का C12, आंख बंद करके, कहां से आया है वो? हाइड्रोजन का 1 क्यों? C12 C13 भी होता है ना, 14 भी होता है आइसोटोप, फिर 12 क्यों लेते हैं? ये सबसे बड़ी चीज है, तो ये हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, देखो एक फार्मूला देख लो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब ये एटमॉस्फेयर में कितने गिवन सैंपल यानी कि एटमॉस्फेयर में कितने रेशो में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में, यानी कि समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, या वो आइसोटोप्स का, उस आइसोटोप्स का मास डिवाइडेड बाय 100। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या पूछ रहा है कि किसी एक एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैसे ले, कि वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है और उस आइसोटोप्स का मास कितना है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल नोट करो। मान लो हमें दिया है यूज द डाटा, देखो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन ले लो। एग्जांपल, यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल
use the data given in the following table to calculate molar mass of or average mass of naturally occurring argon. देखो हमें एर्गॉन के कुछ आइसोटोप्स दिए हैं और हमें पूछा गया है कि कितना नेचुरली ऑकरिंग एर्गॉन का मास कितना लेना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि एर्गॉन का मास कितना लेना है ये बता रहा है। तो हमें दिए 3 आइसोटोप्स, देख लो आइसोटोप्स दिए हैं कितने, 3। एर्गॉन 36 18, सेकंड दिया है एर्गॉन 38 18, थर्ड दिया है एर्गॉन 40 18। इस एर्गॉन का आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस है, पहले मास दिया है, मास कितना है 35.96 ग्राम पर मोल है। इसका है 37.96 ग्राम पर मोल है। इसका है 39.96 ग्राम पर मोल है। परसेंटेज अबंडेंस दिया है, ये क्या है मास, आइसोटोपिक मास दिया है, ये दिया है अबंडेंस कितने परसेंटेज में होगा। फर्स्ट है 7.0 दिया है, सेकंड दिया है 16.3 और थर्ड दिया है 73.6%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन समझ लो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इतने जो परसेंटेज या मास जो प्रेजेंट है 3 आइसोटोप्स है एर्गॉन के, तो जो नेचुरली ऑकरिंग एर्गॉन है, नेचुरली ऑकरिंग एर्गॉन का मास कितना होगा ये पूछा गया। क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं। देखो अब सॉल्व कैसे करना है ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, ये फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस, कितना परसेंटेज है 7 फर्स्ट आइसोटोप्स का ना, तो पहले ले लेते परसेंटेज अबंडेंस 7.1 इंटू एटॉमिक मास 35.96, समेशन का सिंबल है तो सारे आइसोटोप्स की एडिशन करनी पड़ेगी, प्लस 16.3 इंटू 37.96 प्लस 73.6 थर्ड आइसोटोप्स का मास दिया है इंटू 39.96, ये हो गया समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास, 3 आइसोटोप्स का इतना हो गया। अब डिवाइडेड बाय कितना 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है 39.352 ग्राम पर मोल आ रहा है। कितना आ रहा है 39.352 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो 39 के आगे जा रहा है, 39 के आगे जा रहा है मतलब नेचुरली ऑकरिंग एर्गॉन कौन सा है, तीनों में से कौन सा एर्गॉन होगा नेचुरली ऑकरिंग, ये वाला होगा। इसी वजह से हम जो आज जो एर्गॉन का एटॉमिक मास लिखते हैं 39 पॉइंट समथिंग लिखते हैं या 40 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इस वजह से कि नेचर में जो एर्गॉन प्रेजेंट है वो कितने रेशो में प्रेजेंट है, इतने रेशो में प्रेजेंट है, इतना 7.1%
एर्गॉन 36 होगा, 16% 38 होगा एंड 73% 40 होगा। तो जब आप परसेंटेज देख रहे हो तो एर्गॉन का परसेंटेज मैक्सिमम है, तो हम एर्गॉन को नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट मान लेते हैं और एर्गॉन का मास 40 लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 2, नेचुरली, देखो, नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन gas is a mixture of H1, that is protium, and deuterium. H1, that is protium and deuterium, in the ratio of 5,000:1 ratio. 5,000:1 ratio. Full stop. Calculate the average atomic mass. Calculate the average atomic mass or molar mass of हाइड्रोजन एटम या नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन एटम। अब नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन एटम का मास कितना लेना है ये कैसे पता चलेगा? 1 या 2? 1 तो क्यों, 2 तो क्यों, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या? सॉल्यूशन एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस होता है, लेकिन यहां पे ना हमें रेशो दिया है, यहां पे फंस जाते हैं बच्चे। क्या होता है? परसेंटेज अबंडेंस और रेशो में डिफरेंस है। रेशो यानी कि वो डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके दिया है हमें, ठीक है, करके दिया है, सॉल्व करके दिया है, एक स्टेप कम कर देनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज अबंडेंस दे दिया है, कितना है? 1:1 वाला कितना है? 5,000 रेशो में, तो 1:5,000 प्लस 2:1, कितना हो गया? 2:1 डिवाइडेड बाय, अब हमें 100 से नहीं उस रेशो का एडिशन करना होगा। कितना होगा फिर? कितना होगा? 5,000 प्लस कितना दिए? 1 ना, 5,000 वाला कितना है? 1, तो 5,001 आ गया। ठीक है, रेशो कितना है? 5,000 प्लस 1, कितना हो गया? 5,001 हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? कितना गया? 5,002 ना, 5,002 डिवाइडेड बाय 5,001 कितना आ गया? 1.009 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया? तो 1.009 यानी 1 एटॉमिक मास आ रहा है, तो कौन सा आइसोटोप्स लेंगे हम? H1 वाला, यानी कि प्रोटियम, नेचुरली ऑकरिंग, मैक्सिमम परसेंटेज होगा, इसलिए हम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 लेते हैं। यहां पे देख सकते हो, अब सीधा सीधा समझ सकते हो कि 5,000:1 है, तो 5,000 वाला ही पहले लेंगे ना। लेकिन हमें क्या करना है? पूरा सॉल्व करके देखना है कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो, पहले एटॉमिक मास था, सेकेंड मॉलिक्यूलर मास। क्या ये? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल का मास काउंट करना थोड़ा मान सकते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, ये पॉसिबल है, हम एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम एटॉमिक मास जैसे। क्या होगा फिर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ द
वन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू दी मास ऑफ 1/12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, सेम उतना ही होगा। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ए गिवन सैंपल, या जहां पे भी हो, इन ए सब्सटेंस, या सैंपल जो लेना है ले लो, आपकी मर्जी है वो। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। देखो हम यहां पे ना ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं। पहले जो जब हमने एटॉमिक मास लिया था तब 3 लिए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। लेकिन जब हम कार्बन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल ली 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम इतना होगा, तो उसके बाद नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये पता चल गया है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल नहीं, सॉरी यहां पे वन मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस। ठीक है, तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, द सम ऑफ masses of all atom, masses of all atom present in one molecule, present in one molecule। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है, सारे एटम का जो सम होगा वो होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18। ठीक है, या 18 यू लिखो, एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम यू लिखते हैं, क्या होगा 18 यू होगा। या अगर आपको बोला जाए CO2 का कितना होगा, तो कितना, एक कार्बन है, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, कितना हो गया टोटल 44। थर्ड, अगर आपको बोला जाए C6 H6 का, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। नहीं, कहां पे गलती हो रही है, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 कितना हो गया 76 प्लस 6 कितना हो गया 78। ठीक है, अगर आपको बोला जाए Na2CO3 10S2 यानी कि वॉशिंग सोडा का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23, तो 23 इंटू 2 एटम है, उसके बाद कार्बन का 12 इंटू 1 एटम है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 एटम है, प्लस वाटर का भी अभी हमने निकाला है, कितना होता है 18 इंटू 10, डायरेक्ट कितना हो गया 180। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, जो भी एडिशन करना, अब एडिशन तो आती है वो भी पढ़ा है। ठीक है, आ गया ना, कितना है 296। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया ये मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जितना भी मास होगा, या एक मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है, सारे एटम का जो मासेस की सम होगी वो होगा एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, नोट करो फटाफट, ये हो गया, ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास। तो अब देखते हैं सेकेंड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
नेक्स्ट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये होता है GMM, या इसे ही बोला जाता है मोलार मास। यही क्या है, मोलार मास, यानी कि 1 मोल की वैल्यू। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। बड़ा सिंपल है, क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा फंडा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। कितना होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 मोल होता है। जो भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोलार मास, मोलार मास यानी कि 1 मोल का मास। ठीक है, समझ में आएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्वेश्चन दिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते फिर समझते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, अब हमें पूछा गया है कैलकुलेट the number of moles present in 1 gram molecule of कार्बन एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन में कितने मोल प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि अगर यहां पे मास भी पूछा जाता तो मास कितना आ जाता, 12 ग्राम। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो और कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल पूछा, इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट बता दिया कि 0.72 मोल CO2 का कितना मास होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, शॉर्टकट नहीं जाना है, जब तक आपको परफेक्ट ना हो जाए तब तक शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, देन 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल of CO2 is equal to 0.72 into 44 ग्राम। कितना आ गया, कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 31.68 ग्राम। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कहां पे, इसका ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और क्या क्या करने लग जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भी सही आएगा ना, 44 इंटू 0.72 इतना हो गया, लेकिन सिंपल तरीका है, एक यानी कि 44 बताए तो 0.7 यानी कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 44 डिवाइडेड बाय 0.72 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 44 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, मास ऑफ, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ
0 पॉइंट नहीं, इरेज करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। 2.5 ग्राम एटम बोला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, 1 ग्राम एटम कितना होता है, 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल। तो सॉल्यूशन 1 ग्राम एटम ऑफ Mg कितना होता है, 24 ग्राम। देयरफॉर 2.5 ग्राम एटम ऑफ Mg कितना होगा, 2.5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, करा रहे सवाल, कितना हो गया, 60 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया, 60 ग्राम। चलो और एक क्वेश्चन लो, देखो सॉल्व करो हो रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, देखो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे ये पूछा है। देखो ना, अब आपको मास दे दिया और मोल निकालना है। देखो क्वेश्चन समझना है, मास दे दिया मोल निकालना है, मोल दे दिया मास निकालना है। तो अब इस टाइम में आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, 0.9 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे। अब हमें पता है, क्या पता है, पहले मोलार मास निकालो H2SO4 का। मोलार मास ऑफ H2SO4 कितना आया, 98 ग्राम, ठीक है। अब ये कैसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, H2SO4 2 प्लस 32 34 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है, 98 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि मोल, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 यानी मोल निकालना होता है। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास होता है। गिवन मास कितना है, 0.9 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है, 98। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.0 दे दोगे तो ये 49 हो गया, और एक बार 0, ये 490 हो गया, 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई कि करना क्या है, ठीक है। देखो क्या पढ़ा हमने, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलार मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। चलो नोट कर लो, बाकी जो होगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है कि अब मोल बचा है, ठीक है। मोल के बाद जो स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो रहेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगर आपको इस जो टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स चाहिए या असाइनमेंट चाहिए, वो आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। बाय।